नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे समतांश पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। समतांश पूंजी धारक वास्तविक अर्थों में कंपनी के स्वामी होते हैं। कौन होते हैं? कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। कंपनी में होने वाले लाभ का अधिकतम भाग प्राय समतांशधारियों के मध्य वितरित करने का प्रयास निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, किंतु समतांश पूंजी पर लाभांश की एक निश्चित दर का भुगतान प्रबंध के द्वारा किया जाना अनिवार्य नहीं है। लाभांश का भुगतान करने या ना करने के संबंध में कंपनी प्रबंधन पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। समतांश पूंजी पर देय लाभांश की दर अनिश्चित होने के कारण समतांश पूंजी पर देय लाभांश की दर अनिश्चित होने के कारण समतांश पूंजी की लागत का आकलन करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। समतांश पूंजी पर देय लाभांश की दर अनिश्चित होने के कारण समतांश पूंजी की लागत का समतांश पूंजी की लागत का आकलन करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। आकलन करना अपेक्षाकृत कठिन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लाभांश की दर अनिश्चित होती है। इस कारण से इसका आकलन करना कठिन होता है। किंतु स्वाभाविक तौर पर समतांश पूंजी को लागत रहित पूंजी, कॉस्ट फ्री कैपिटल नहीं कहा जा सकता। वास्तविक तौर पर समतांश पूंजी को लागत रहित पूंजी, कॉस्ट फ्री कॉस्ट नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः समतांश धारकों द्वारा कंपनी में विनियोग लाभांश के रूप में आय प्राप्त करने हेतु ही किया जाता है। प्राय समतांश धारक कंपनी से कुछ अपेक्षा करते हैं। उनकी अपेक्षाएं इस प्रकार होती है। अपेक्षाएं कौन करता है? समता धारक अंश अपेक्षा करता है। समता धारक कंपनी से अपेक्षाएं करता है। क्या करता है? फर्स्ट इसमें ले सकते हैं अपन, समतांश धारक एक निश्चित दर से समतांश धारक अंशधारक एक निश्चित दर से प्रति अंश लाभांश अर्थात डिविडेंड पर शेयर अनवरत प्राप्त करते रहेंगे। यानी समतांश धारक एक निश्चित दर से प्रति अंश लाभांश अनवरत प्राप्त करते रहेंगे। ये कौन अपेक्षा करता है? ये प्राय समतांश धारक कंपनी से
निम्नलिखित अपेक्षाएं करता है। सेकंड पॉइंट, अंशधारकों के प्रति अंशधारकों अंशधारकों के प्रति अंश आय में अंशधारकों के प्रति अंश आय में अनवरत वृद्धि होती रहेगी। अनवरत मतलब लगातार चलती रहेगी वृद्धि में। थर्ड पॉइंट, व्यवसाय में अधिकतम लाभ की निरंतरता बनी रहे। जिससे प्रतिधारित आय अर्थात रिटर्न अर्निंग में वृद्धि हो। समतांश पूंजी पर समताधारक इन कंपनी से इन चीजों की अपेक्षाएं करता है। समतांश पूंजी पर लाभांश की दर पूर्व निर्धारित नहीं होती है। समतांश पर पूंजी पर लाभांश की दर पूर्व निर्धारित नहीं होती है तथा कंपनी के लिए इस पूंजी पर लाभांश चुकाना अनिवार्य भी नहीं होता है। फिर भी समतांश पूंजी को लागत रहित नहीं माना जाता है। वास्तव में समतांश पूंजी का धारक कंपनी से कुछ ना कुछ प्रत्यय की आशा करता है। इसी आशान्वित प्रत्यय की समतांश पूंजी की लागत कहलाती है। समतांश पूंजी की लागत की गणना के लिए हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे लाभांश प्राप्ति विधि, अर्जन प्राप्ति विधि आदि। सबसे पहले हम लेते हैं लाभांश प्राप्ति विधि मेथड। लाभांश प्राप्ति विधि, डिविडेंड यील्ड मेथड। इस विधि को लाभांश मूल्य अनुपात विधि, इस विधि को लाभांश मूल्य अनुपात विधि अर्थात लाभांश यानी डिविडेंड, मूल्य यानी प्राइस, डिविडेंड प्राइस रेशियो मेथड भी कहते हैं। इस विधि की मान्यता है कि कोई भी विनियोगता जो अपनी बचत को कंपनी के समतांशों में विनियोग करता है तो वह कम से कम बाजार में प्रचलित प्रत्यय दर से लाभांश प्राप्ति की आशा करता है। बाजार प्रचलित प्रत्यय दर से लाभांश प्राप्ति की आशा करता है। तो अपन लिख सकते हैं इसकी मान्यता है कि विनियोगता जो अपनी बचत को
विनियोक्ता जो अपनी बचत को कंपनी के क्षमतांशों में विनियोग करता है, तो वह कम से कम बाजार में प्रचलित प्रत्यय दर से लाभांश प्राप्ति की आशा करता है। अर्थात इस मेथड के अंतर्गत विनियोक्ता जो इन्वेस्टर है, जो अपनी जो सेविंग होता है और रेगुलर सेविंग है, वो कंपनी के क्षमतांशों में विनियोग करता है। वो कम से कम बाजार में प्रचलित मार्केट प्राइस पर जो प्रचलित प्रत्यय दर है, तो उससे लाभांश की आशा करता है। अतः क्षमतांश पूंजी की लागत ज्ञात करने के लिए प्राप्त लाभांश को अंश के बाजार मूल्य से पूंजीकृत किया जाता है। प्रति अंश प्राप्त लाभांश की गणना विद्यमान कंपनी की दशा में गत वर्षों में चुकाए गए औसत लाभांश में भावी परिवर्तनों का समायोजन करके की जाती है, जबकि नई कंपनी की दशा में समान व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न कंपनियों के औसत लाभांश के आधार पर की जाती है। प्रति अंश लाभांश मूल्य की गणना स्कंद बाजार में सूचीबद्ध कंपनी की दशा में गणना की तिथि को मूल्य या औसत बाजार मूल्य लिया जाता है, जबकि असूचीबद्ध अनलिस्टेड जो कंपनी है दशा में अंशों का शुद्ध संपत्ति विधि अथवा अर्जित आय के आधार पर मूल्य या वसूली मूल्य किया जाता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इसे हम शॉर्टकट में अपन लिख सकते हैं के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर DPS अपॉन MPS इंटू 100, ये अपना फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू DPS अपॉन MPS इंटू 100, जहां DPS बराबर क्या है, डिविडेंड पर शेयर, और MPS बराबर, MPS क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर को 100 से गुणा करते हैं अपन, तब अपन को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल प्राप्त होती है। लेकिन इस विधि की कुछ सीमाएं भी है, इन सीमाओं के बारे में जानना जरूरी है। सीमाएं, इस मेथड की कुछ सीमाएं। फर्स्ट पॉइंट, इसमें प्रतिधारित अर्जनों के कारण लाभांश में हुई वृद्धि की उपेक्षा की जाती है। इसमें प्रतिधारित
अर्जनों के कारण लाभांश में हुई वृद्धि की उपेक्षा की जाती है। सेकंड पॉइंट, असूचीबद्ध अंशों के बाजार मूल्य का निर्धारण एक कठिन कार्य है। असूचीबद्ध यानी अनलिस्टेड जो अंश होते हैं, असूचीबद्ध अंशों के बाजार मूल्य का निर्धारण एक कठिन कार्य है। थर्ड पॉइंट, यह विधि स्थिर आय वाली कंपनियों के लिए उपयुक्त है। यह विधि स्थिर कंपनियों के लिए उपयुक्त है। क्योंकि इसमें लाभांश में भविष्य में होने वाली वृद्धि का ध्यान नहीं दिया जाता। क्योंकि इसमें लाभांश में भविष्य में होने वाली वृद्धि का ध्यान नहीं दिया जाता। फोर्थ पॉइंट, प्रतिधारित अर्जनों के कारण अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होती है, जिससे अंशों के विक्रय पर पूंजीगत लाभ उत्पन्न होता है, जिसे इस विधि में लाभांश का परिणाम माना जाता है, जो कि उचित नहीं है। प्रतिधारित अर्जनों के कारण अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होती है, जिससे अंशों के विक्रय पर पूंजीगत लाभ उत्पन्न होता है। पूंजीगत लाभ उत्पन्न होता है, जिसे इस विधि में परिणाम माना जाता है। जो कि उचित नहीं है।
समतांश पूंजी की लागत की गणना के हम दूसरी मेथड लेते हैं, अर्जन प्राप्ति विधि। सेकंड मेथड कौन सा है? अर्जन प्राप्ति विधि। अर्थात अर्निंग यील्ड मेथड। इस विधि को आय मूल्य अनुपात, इस विधि को आय मूल्य अनुपात विधि, अर्थात अर्निंग प्राइस रेशियो मेथड भी कहते हैं। यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि अर्जित आय में से समस्त व्ययों एवं अधिमान अंश लाभांश घटाने के पश्चात शेष आय पर समतांशधारियों का अधिकार होता है, चाहे उसे लाभांश के रूप में पूर्णतः बांटा जाए अथवा नहीं बांटा जाए। इस विधि में प्रति अंश अर्जन एवं अंश के बाजार मूल्य का अनुपात निकाला जाता है। यही अनुपात पूंजी की लागत होती है। प्रति अंश अर्जन की गणना विद्यमान कंपनी की दशा में कुछ वर्षों के औसत लागत के आधार पर ज्ञात की जाती है। तो हम देखते हैं इस विधि की मान्यता, इसकी मान्यता है कि अर्जित आय में से समस्त व्ययों एवं अधिमान अंश लाभांश अर्थात प्रेफरेंस शेयर या पूर्वाधिकार अंश लाभांश घटाने के पश्चात शेष आय पर समता अंशधारियों का अधिकार होता है। समता अंशधारियों का अधिकार होता है, चाहे उसे लाभांश के रूप में, चाहे उसे लाभांश के रूप में पूर्णतः बांटा जाए, या नहीं अथवा नहीं। इस विधि में प्रति अंश अर्जन एवं अंश के बाजार मूल्य का अनुपात निकाला जाता है। यही अनुपात पूंजी की लागत होती है। प्रति अंश अर्जन की गणना विद्यमान कंपनी की दशा में कुछ वर्षों के औसत के आधार पर ज्ञात की जाती है, जबकि नई कंपनी की स्थिति में समान व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न कंपनियों के अर्जनों के आधार पर ज्ञात की जाती है। इस विधि के अनुसार समतांश पूंजी की लागत हम
निम्न प्रकार सूत्र से कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, जिसे हम क्या लिखते हैं, के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बराबर अर्निंग पर शेयर अर्थात ईपीएस अपॉन एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100, जहां ईपीएस बराबर क्या है, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, और एमपीएस बराबर मार्केट प्राइस, प्राइस पर शेयर। ये अपना फॉर्मूला है, के ई बराबर ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। पिछले जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, और इसमें क्या है, ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। ये अपना क्या आता है, आफ्टर टैक्स, ये अपनी आफ्टर टैक्स के बाद में फॉर्मूला लागू होता है। अब जिस प्रकार पूर्व में अपन ने लिया था उसकी भी कुछ सीमाएं थी, इसी प्रकार इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, इस विधि की कुछ सीमाएं हैं। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, अर्जनों पर अर्जन की राशि ज्ञात करना कठिन है, अंशों पर अर्जन की राशि ज्ञात करना कठिन है, क्योंकि अर्जन की समस्त राशि, क्योंकि अर्जन की समस्त राशि अंशधारियों को वितरित नहीं की जाती, वितरित नहीं की जाती। सेकंड पॉइंट, प्रति अंश अर्जन एवं बाजार मूल्य सदैव एक समान नहीं रहते। प्रति अंश अर्जन, प्रति अंश अर्जन एवं बाजार मूल्य सदैव एक समान नहीं रहते हैं। थर्ड पॉइंट, अंशों के बाजार मूल्य में परिवर्तित केवल संस्था की अर्जन शक्ति के कारण, अंशों के बाजार मूल्य, अंशों के बाजार मूल्य में परिवर्तन केवल संस्था की अर्जन शक्ति के कारण, संस्था की अर्जन शक्ति के कारण नहीं होता।
कारण नहीं होता, बल्कि उसके अन्य कारण भी होते हैं। बल्कि उसके अन्य कारण भी होते हैं। यह सिद्धांत का आधार ही गलत हो जाता है। अतः सिद्धांत का आधार ही गलत हो जाता है। सिद्धांत का आधार ही गलत हो जाता है।